स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक्स का बीएससी 2 का, जिसमें बीए 2 का भी हमारे पास सेम सिलेबस है। तो स्टैटिक्स कहने के लिए तो हमारे पास सभी स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए काफी टफ टफ पेपर हो सकता है, खासतौर पे आर्ट्स के बच्चे के लिए जो साइंसेस से, फिजिकल साइंसेस से एज सच फेमिलियर नहीं है, फिजिक्स से फेमिलियर नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। बट अगर इसी को ही हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग पेपर और चैलेंजिंग तो नहीं कहूंगी, काफी इंटरेस्टिंग पेपर जरूर बन सकता है। तो अभी हम स्टैटिक्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम स्टैटिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट। तो वो किस तरह से हमारे पास फिजिकल लाइफ में हम उसको यूज भी करते हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज स्टैटिक्स। तो उससे पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन अगर हम दें, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंसेस की वो ब्रांच which deals with study of action of forces on a body, कि एक बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसकी जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। फॉर एग्जांपल, ये एक हैंड है, उसके ऊपर हमारे पास, जब भी मैंने इसके ऊपर कुछ वेट रखा, तो हो सकता है वेट अगर हैवी है तो मेरे हाथ को पुश कर दे। तो अगर हमारे पास वेट कम है तो वो बैलेंस हो रहा है कि एक तो वेट फोर्स है, वेट इसका, और एक रिएक्शन हो रही है हैंड की अप टू द चो। तो हमारे पास एक फोर्स जब उसका वेट प्रेस कर रहा है, एक जैसे यही बोर्ड है, किसी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो बोर्ड का वेट जो है वो उसको प्रेस कर रहा है और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली वो बैलेंस हो रहा है। अदरवाइज वेट रखा है, फोर्स आ रहा है तो नीचे चला जाना चाहिए, कोई भी चीज दब जानी चाहिए, बट कॉरेस्पॉन्डिंगली उस सरफेस का एक रिएक्शन हो रहा है उस बोर्ड पर। अगर वो सरफेस इतनी रिएक्शन दे पा रही है उस बोर्ड को कि वो हैंडल कर पा रही है, तब तो वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, बॉडी जो होगी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, रेस्ट में पड़ी रहेगी। रेस्ट का मतलब वो इसी के ऊपर टिका रहेगा बोर्ड। अदरवाइज अगर हम ऐसी सरफेस ले रहे हैं जिसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है इस वेट को होल्ड करने की, कि उसकी रिएक्शन इतनी नहीं आ रही इसको वापस बैलेंस करने की, तो वो हमारे पास जो सरफेस है वो रेस्ट भी नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी या कुछ भी हमारे पास इस तरह का। तो मैकेनिक्स जो है वो स्टडी ऑफ फोर्सेस है। स्टडी ऑफ फोर्सेस, अब हमारे पास दो तरह के स्टडी ऑफ फोर्सेस है, एक तो स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स, जिसको मैकेनिक्स की ब्रांच भी बोल सकते हैं। मैकेनिक्स की ब्रांच है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स हम थर्ड सेमेस्टर में करने वाले हैं और डायनेमिक्स हम 6th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो हैं तो दोनों ही स्टडी ऑफ फोर्सेस। तो स्टैटिक्स में क्या होगा, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी विद द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि बॉडी की जो स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में होगी, रेस्ट में होगी। उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, बट सारे के सारे फोर्सेस इस तरह के हैं कि उसका जो नेट इफेक्ट हो रहा है हमारे पास बॉडी के स्टेट पर, कि बॉडी रेस्ट पे ही आ रही है, कि वो सारे के सारे फोर्स जो है वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, हमारे पास बॉडी के अंदर कोई मोशन नहीं आ रही है। और डायनेमिक्स क्या होगा, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन मोशन, कि हमारे पास बॉडी मोशन में आ चुकी है बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्सेस, कि जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएंगे कि बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो ये दोनों ही स्टडी हैं, एक जब बॉडी रेस्ट में होगी, दूसरा जब बॉडी मोशन में होगी। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों हम एक थर्ड सेमेस्टर में, एक 6th सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट, अब हमारे पास जो फोर्सेस अप्लाई करने जा रहे हैं, हम स्टैटिक्स में जो फोर्सेस अप्लाई करेंगे किसी बॉडी के ऊपर करेंगे, वो बॉडी जो होगी पर्टिकुलर होगी, वो रिजिड बॉडी होगी। रिजिड बॉडी की अगर डेफिनेशन दें तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन में नो डिफॉर्मेशन आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस, की बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा उसकी शेप में जब हम उसके एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाई करने जा रहे हैं। या फिर इसको भी हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, कि रिजिड बॉडी में जब भी दो पार्टिकल्स है, एक्चुअली कोई भी बॉडी पार्टिकल्स से मिलके ही बनी, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके ही बॉडी बनी होती है। दो पार्टिकल्स कोई भी रेंडमली उठा ले, जब हम इसको ऊपर फोर्सेस अप्लाई करने जा रहे हैं तो उन दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा जो फोर्सेस अप्लाई करने से पहले था। इट मींस फोर्सेस अप्लाई करने के बाद भी बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस था वो चेंज नहीं हो रहा। इट मींस डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिमेन सेम आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस, कि जो हमारे पास बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में पहले डिस्टेंस था बिफोर अप्लाइंग द फोर्सेस, वही रहेगा आफ्टर अप्लाइंग फोर्सेस। दैट बॉडी, अगर ऐसी कोई बॉडी है जिसमें ऐसा हो रहा है, दैट बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी।
तो हमारे पास रिजिड बॉडी को ही लेके चलेंगे हम जब स्टैटिक्स का करने जा रहे हैं। एक्चुअली में रिजिड बॉडी भी होंगी और ऐसी बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल बैलून में हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की शेप में चेंज आ सकता है, दैट इज नॉट ए रिजिड बॉडी। फिर हमारे पास फ्लूइड्स भी होते हैं। फ्लूइड्स जब फोर्सेज अप्लाई करते हैं फ्लूइड अपनी शेप को चेंज कर देते हैं, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। नेक्स्ट रिजिड बॉडी होने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा तो हमारे पास कोप्लानर फोर्सेस। कोप्लानर फोर्सेस क्या है? फोर्सेस एक्टिंग इन ए वन डे, कि हमारे पास सारे के सारे फोर्सेस जो अगर रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में हो, तो उसको हम कहेंगे कोप्लानर फोर्सेस। तो कोप्लानर फोर्स की डेफिनेशन, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑल द फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम मीन्स एक से ज्यादा फोर्स है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर इन वन प्लेन या सेम प्लेन कह सकते हैं। सारे के सारे फोर्सेस जो है वो सेम प्लेन में है, देन इट इज कॉल्ड कोप्लानर फोर्सेस। हमारी जो स्टडी रहेगी मेनली वो कोप्लानर फोर्सेस की है। अब कोप्लानर फोर्सेस को भी हम डिफरेंट कैटेगरी में बांटे। तो पहला होगा वो कंकरेंट फोर्सेस, किससे जो बॉडी के ऊपर फोर्सेस है वो सारे के सारे, फर्स्ट वन इज कंकरेंट फोर्सेस, second one is parallel forces, and third is neither concurrent nor parallel. तो कंकरेंट फोर्सेस मींस अगर सारे के सारे जितने भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, उनका सबका लाइन ऑफ एक्शन जो हो वो कॉमन पॉइंट हो, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासिस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉडी है, बॉडी के ऊपर काफी सारे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कि वो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, इस तरह से कोई एक डायरेक्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू द, इस तरह का फोर्स भी हो सकता है जिसका इनिशियल पॉइंट ये है कि यहाँ पर फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, बट इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। सेम इसी तरह से ये फोर्स है हमारा, इसका लाइन ऑफ एक्शन भी हमारे पास इस फोर्स से पास कर रहा है। तो अगर जितने भी फोर्सेस हैं सिस्टम के ऊपर, हमारे पास तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस है बॉडी के ऊपर, वो सारे के सारे एक लाइन ऑफ एक्शन पासिस थ्रू ए कॉमन पॉइंट, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड कंकरेंट फोर्सेस। सेकंड इज हमारा पैरेलल फोर्सेस, कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो पैरेलल, डायरेक्शन कैसी भी हो सकती है बट दे आर पैरेलल। ये फोर्सेस हैं हमारे पास, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये, तो हमारे पास ये सारे फोर्सेस हैं जो पैरेलल हैं, देन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस आर सेड टू बी पैरेलल फोर्सेस। कोप्लानर भी हैं और साथ में पैरेलल भी है। नेक्स्ट अब हमारे पास कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस ना तो हमारे पास पैरेलल हो, ना ही रैंडम हमारे पास एक जंबल्ड फॉरेस्ट टाइप का बन रहा है जिसमें फोर्सेस आ रहे हैं, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड, ना तो कंकरेंट होंगे ना ही पैरेलल होंगे। अब फोर्सेस का तुम्हें पता है, फोर्सेस है वेक्टर क्वांटिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या मतलब? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फोर्स की जो वैल्यू होती है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा फोर्स जो बनेगा वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। इन तीनों ही आइदर कंकरेंट ऑफ फोर्सेस या पैरेलल हो फोर्सेस, या तो इन तीनों ही ना तो कंकरेंट है ना ही पैरेलल है, कि कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस किसी भी तरीके का हो, द सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस कितने भी हो, सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम। तीसरे वाले हमारे पास कैटेगरी में एक कुछ और एक्स्ट्रा चीज भी बचेगी बिसाइड हमारे पास एक सिंगल फोर्स के। इन ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम ऑफ फोर्सेस वी आर सिंगल फोर्स, वी हैव ए सिंगल फोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू द सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इट मीन्स हमारे पास कि अगर मैं बॉडी के ऊपर 3 फोर्स लगाने जा रही हूँ, सपोज 10 न्यूटन का ये, 15 न्यूटन का ये, 25 न्यूटन का ये, जितना इफेक्ट ये दे रहा होगा, तो अगर एक सिंगल फोर्स अप्लाई कर दें जो इसके इक्विवेलेंट हो, इनकी इन तीनों का उतना ही इफेक्ट हो जितना वो सिंगल फोर्स का इफेक्ट है, देन सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। इन ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम ऑफ फोर्सेस वी कैन रिड्यूस द सिस्टम in such a way we can have a single force which is equivalent to the system of the forces। तो तीनों ही तरह के सिस्टम में कि कंकरेंट होंगे तो भी, पैरेलल होंगे तो भी,
ना कंकरेंट होंगे ना पैरेलल हैं, तब भी कि हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हम ऐसे सिस्टम में रिड्यूस कर सकते हैं जिसमें एक सिंगल फोर्स होगा, एंड सिंगल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू ऑल दिस फोर्सेस. That means single force has the same effect on the body which is equal to the effect of all these forces on the body. कि अब हमारे पास बजाय कि हम इतने सारे फोर्सेस अप्लाई करें, हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई कर दें तो वो इक्विवेलेंट आ जाएगा. सिंगल फोर्स अब है क्या? दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस. रिजल्टेंट की डेफिनेशन अब क्या बनी कि रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस कि हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस गिवन है. ए सिंगल फोर्स इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस if the resultant force effect is same as the component forces effect. These are called the component forces और जो सिंगल आएगा that is called resultant force. तो resultant force का हमारे पास वही इफेक्ट होगा जो इन सभी कंपोनेंट का. तो अब हमारे पास अगर मुझे, क्योंकि हमारे पास स्टैटिक्स में चल रहे हैं, दैट मीन्स बॉडी रेस्ट में है, कि अब मुझे ये पता चल गया कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं हम सिंगल फोर्स. कि सिंगल फोर्स मान लो एक आर आ गया विच इज इक्वलेंट टू दीज थ्री फोर्सेस, कि मैं तीनों को अप्लाई ना करूं, सिर्फ ये अप्लाई कर दूं, तो सेम इफेक्ट आने वाला है. अब हमारे पास बॉडी को तो मुझे इक्विलिब्रियम में लाना है, बॉडी के इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम उल्टा लगा देंगे यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर. सपोज रिजल्टेंट फोर्स पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो हमारे पास बिल्कुल उतने ही मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में इसी पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर दिया, ताकि फोर्सेज जो हो एक दूसरे को बैलेंस कर जाए. तो एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाने जीरो हो जाएगा. तो बॉडी क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी. तो हमारे पास जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे बॉडी को हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि नेट इफेक्ट कितना आना चाहिए फोर्सेस का? जीरो. तो अगर हम कंपोनेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट हम निकाल लें और उतना ही रिवर्स डायरेक्शन में एक हमारे पास रिजल्टेंट के रिवर्स डायरेक्शन में ही हम उतने ही मैग्नीट्यूड का एक और फोर्स इंट्रोड्यूस कर दें, सो दैट नेट इफेक्ट इज जीरो. तो ये तब हमारा सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. अब हम बेसिक क्वांटिटीज को अगर हम देखें, सिंपल ये थोड़ा सा आर्ट्स के बच्चों के लिए है, क्योंकि साइंस के बच्चों को यूनिट्स वगैरह फोर्सेस की पता होती है, बट आर्ट्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा फोर्स की यूनिट क्या होगी, कैसी होगी, वो हम थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेंगे. मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्चुअली हमारे पास कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम तीन चीजों में लिखते हैं. मास को हम केजी, किलोग्राम, ग्राम या पॉइंट्स वगैरह में लिखते हैं. लेंथ को हम सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर या फुट उसमें लिखते हैं. और फिर आगे मास, लेंथ और टाइम को हम सेकंड्स में, आवर्स में या किलोमीटर्स में भी हो सकता है. तो हमारे पास तीन मेन क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम. तो हमारे पास जितनी भी आगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी वो इन तीनों के टर्म्स में लिखी जाएगी. दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो मास को मेजर करने की यूनिट क्या है? किलोग्राम या ग्राम. लेंथ को मेजर करने की यूनिट क्या होगी? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. टाइम को मेजर करने की यूनिट क्या होगी? सेकंड, आवर्स वगैरह. तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस ओवर टाइम, ये हमारे पास वेलोसिटी की यूनिट आएगी. तो डिस्टेंस हम किस में मेजर कर रहे हैं? लेंथ हमारे पास यानी कि मीटर, सेंटीमीटर में हो सकता है. टाइम हमारे पास सेकंड में हो सकता है या आवर्स में हो सकता है. तो वेलोसिटी की जो यूनिट बनेगी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी को किस में मेजर किया जाएगा? मीटर पर सेकंड में, मीटर पर आवर में भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है. तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस को हम जिसमें माप रहे हैं डिवाइडेड बाय टाइम है, तो मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं. तो हम पढ़ेंगे कैसे? मीटर पर सेकंड, मीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड. तो दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम इज एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी की यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड, और फिर से टाइम आ जाए सपोज 1/s, तो दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो पर का निशान यानी कि हमारे पास जो इनवर्स का सिंबल है ये डिवीजन का ही हमारे पास. तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. तो दैट इज किसकी यूनिट बनेगी? वो एक्सेलरेशन की. तो एक्सेलरेशन की यूनिट अगर हमें पता है, मास किलोग्राम या ग्राम्स में हमारे पास, नोट्स में भी हो सकता है. तो अगर हम
सिस्टम को इस तरह से लिखें, इसको बोलते हैं हम एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में हम फिक्स कर देते हैं कि मास को हम किस में लेंगे, किलोग्राम्स में, लेंथ को हम, डिस्टेंस को यानी कि लेंथ को हम लेंगे मीटर में, और टाइम को लेंगे हम सेकेंड में। किसी भी चीज की यूनिट निकालनी हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकालनी हो, अगर मास को किलो में लें, लेंथ को हम मीटर में लें, टाइम को सेकंड में लें, दैट यूनिट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे पास यूनिट के। और एक है सीजीएस। सीजीएस यूनिट में क्या होगा, मास को, इसकी डेफिनेशन से ही है हमारे पास, सी स्टैंड्स फॉर लेंथ के लिए हमारे पास सी सेंटीमीटर, मास ग्राम हो जाएगा, और टाइम फिर से सेकेंड में। तो ये बनेंगे सीजीएस यूनिट, दैट मीन्स लेंथ सेंटीमीटर में, मास को ग्राम्स में, और टाइम को अगर सेकंड में मेजर करें, और एक नई यूनिट निकाले किसी की भी, चाहे वो एक्सेलरेशन की है, चाहे वो वेलोसिटी की है, चाहे वो फोर्स की है, देन दैट यूनिट इज कॉल्ड सीजीएस यूनिट। और इसमें क्या होगा, एसआई यूनिट। स्टैंडर्ड हम जनरली यही लेके चलते हैं, जहां हम लेंथ को मीटर में लेंगे, टाइम को हम सेकंड में लेंगे, और मास को हम किलोग्राम में लेंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या बनी, फोर्स की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या बनेगी, मास किलोग्राम में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसकी, एक्सेलरेशन। तो अगर हमारे पास 1 केजी का फोर्स मास हो और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ही एक्सेलरेशन हो, तो ये जो बनेगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फोर्स को नया नाम दिया गया न्यूटन का, इट इज 1 न्यूटन। 1 Newton is equal to the force applied on mass of 1 kg with 1 meter per second square acceleration, then this is called 1 Newton force। तो 1 Newton है हमारे पास। इसी तरह से अगर सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगी, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, मास को हम ग्राम में ले, और एक्सेलरेशन हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास को ग्राम में, ग्राम इनकी मास इंटू एक्सेलरेशन द फोर्स, तो हमारे पास ग्राम पर इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। 1 ग्राम मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किसके बराबर, यानी कि 1 ग्राम का हमारे पास मास हो, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो, तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स आ जाएगा। तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स में 1 यूनिट ऑफ फोर्स को हम किसको लिखेंगे, दैट इज डाइन। सीजीएस 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 डाइन के। अब न्यूटन और डाइन्स में रिलेशन निकाल सकते हो, अगर मुझे 1 न्यूटन को कितने डाइन्स के इक्वल होगा तो वो हम निकाल सकते हैं। सपोज हमारे पास 1 न्यूटन का फोर्स है, 1 न्यूटन का फोर्स मीन्स 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर में लेके आना है। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो केजी को कन्वर्ट कर दिया ग्राम्स में, मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, सो वी हैव 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 9, तो 10⁵ है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम। तो फोर्स की यूनिट या तो वो न्यूटन में लिखी जाएगी अगर हम एसआई सिस्टम में लेके चल रहे हैं, अगर हम सीजीएस सिस्टम में लेके चल रहे हैं तो दैट वुड बी टाइम। बाकी तीसरा एफपीएस सिस्टम भी है, फुट पॉन्ड्स एंड सेकंड सिस्टम, जिसमें डिस्टेंस हमारा फुट में लिया जाएगा, मास हमारा पॉन्ड में लिया जाएगा, और टाइम हमारा सेकंड में लिया जाएगा। तो वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल हमारे पास 2 मेन यूनिट हमने डिस्कस की, एक तो किस फोर्स की यूनिट न्यूटन, और दूसरी फोर्स की यूनिट डाइन। नेक्स्ट अब आ रहे हो हमारे पास है क्या ये ला कि 2 फोर्सेस हैं, 2 फोर्सेस, हमारे जो चैप्टर का नाम ही होगा फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, कि सारे के सारे फोर्सेस जो होंगे वो एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। अभी फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, तो दो फोर्सेस से शुरू करेंगे। सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब है 2 फोर्सेस, और वो एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो एक ही पॉइंट के ऊपर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगी, और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो सपोज इस पॉइंट के ऊपर पास करते हुए 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्स है P, दूसरा फोर्स है Q।
नाम रखा फोर्सेस का पी और क्यू। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, दोनों का पॉइंट कॉमन है जहां से वो इनिशियल पॉइंट पास कर रहा है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। इफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड, तो अब हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो अगर हम इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें, कि ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें जिसकी दो साइड से फोर्सेस है, जिसकी दो साइड से फोर्सेस हैं, ऐसी पैरेललोग्राम कंप्लीट की जिसकी दो साइड से गिवन फोर्सेस हैं, और देन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द डायगोनल, कि इसकी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की दैट इज अलोंग द डायगोनल, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस डायगोनल की लेंथ, तो हमारे उसी पॉइंट से पास करता हुआ मिलेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि अगर हम बॉडी के ऊपर पी और क्यू लगाएं बजाय कि हम सिंगल फोर्स आर लगा सकते हैं, दैट हैव द सेम इफेक्ट। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनी, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट can be represented by the sides of the parallelogram, can be represented in magnitude and direction. Representation of a force is given by the magnitude as well as direction. If the two forces acting at a point can be represented in magnitude and direction by the sides of the parallelogram. साइड्स भी कौन सी, पैरेललोग्राम के साइड्स तो ये चार हैं, तो ऐसा नहीं कि पी आ जाएगा क्यू ये आ जाएगा। एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट बाय द साइड्स ऑफ ए, बाय द adjacent sides of a parallelogram, then their resultant की definition थी the single force which has the same effect as P and Q, then the resultant is represented in magnitude as well as direction. Then the resultant is represented in magnitude as well as direction by the diagonal of the parallelogram. Diagonal of the parallelogram. अब डायगोनल भी दो हैं हमारे पास, एक तो ये डायगोनल होगा, एक ये डायगोनल होगा, तो कौन सा डायगोनल हमें रिजल्टेंट देगा? By the diagonal of the parallelogram, the diagonal कौन सा, which passes through the common point of two forces, जहां से दो फोर्सेस पास कर रहे थे, तो वो डायगोनल लेना है जहां से हमारे दो फोर्सेस पास कर रहे, तो डायगोनल उसी में से पास करता हुआ, डायगोनल विल पास थ्रू द सेम पॉइंट फ्रॉम विच पी एंड क्यू पासेस। जिसको हम फिगर को दोबारा से भी देख सकते हैं। तो हमारा पैरेललोग्राम ला क्या कह रहा है, एक सपोज फोर्स ये है P, दूसरा फोर्स Q है, तो दो फोर्सेस अगर एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, वी कैन फॉर्म ए पैरेललोग्राम, तो जिसकी दो साइड्स ये होंगी जो हमारे पास P और Q फोर्सेस से रिप्रेजेंट हो रही हैं, कि P का मैग्नीट्यूड अगर इतना है तो पैरेललोग्राम की लेंथ इतनी, ये साइड की लेंथ इतनी होगी, दूसरा अगर ये है तो पैरेललोग्राम की साइड ये होगी, मैग्नीट्यूड इतना होगा, देन देयर डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। डायगोनल कौन सा, विच पासेस थ्रू द सेम पॉइंट फ्रॉम विच द P and Q पासेस। तो ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट हमारे पास, रिजल्टेंट इन्हीं दोनों के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में, इट मीन्स हमारे पास P और Q, ये एक फोर्स यहाँ से लगाया जा रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ से लगाया जा रहा है, बॉडी कहाँ मूव करेगी एग्जैक्टली, बीच में से कहीं मूव करेगी। तो अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है, तो बीच में से कहीं बॉडी मूव करना शुरू करेगी, तो रिजल्टेंट इज इन बिटवीन दीज टू फोर्सेस। तो वो डायगोनल से हमें मिलेगा, फिर डायगोनल हम बना सकते हैं, तो डायगोनल से हमारा फोर्स मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन तो हमें पता है कि वो दैट वुड बी द डायगोनल, बट डायरेक्शन का मतलब कि वो कितना एंगल बना रही है वन ऑफ द फोर्स के साथ। कि अगर सपोज कर लें कि रिजल्टेंट हमारे पास इन दोनों फोर्सेस, ये दोनों गिवन फोर्सेस हैं, P गिवन है, Q गिवन है, इट मींस वी कैन मेजर दिस एंगल,
दो फोर्सेस हैं, दो डायरेक्शन गिवन है, तो वी कैन मेजर दिस एंगल। सपोज दिस इज एंगल अल्फा, तो अगर हमें आर की डायरेक्शन निकालनी है, तो आर की डायरेक्शन निकालने का मतलब कि आर कितना इंक्लाइंड है पी के साथ या आर कितना इंक्लाइंड है क्यू के साथ, हम फाइंड आउट कर लें तो अगला हम निकाल देंगे। सपोज हम आर इंक्लाइंड है पी के साथ थीटा एंगल के साथ, वी कैन डिराइव दिस एंगल अल्फा माइनस थीटा। तो आर की डायरेक्शन निकालने का मतलब ही है कि आर कितना इंक्लाइंड है किसके साथ, वन ऑफ द फोर्स के साथ। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल में क्या निकालने चाह रहे हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को यूज करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। अब हमारे पास अगर पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहे हैं, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। एक फोर्स कोई भी दे रखा हो, दूसरा फोर्स कोई भी दे रखा हो, जो कॉमन पॉइंट से पास कर रहा हो, तो वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट। अगर हमारे पास दो से ज्यादा फोर्सेज है, सपोज दिस इज F1, दिस इज F2 और इन दोनों का रिजल्टेंट आया R1, एक और फोर्स है R3, F3 जो फिर से किस में से पास कर रहा है, O में से पास कर रहा है, तो इन दोनों को, ये दोनों किसके इक्विवेलेंट आ गए, R1 के, कि अगर ये दोनों लगाएं या R1 लगाएं बोथ आर सेम थी। इसका मतलब सिस्टम में अगर मैं ये तीन फोर्सेस लगा रही थी, या फिर हम यूं कह दें कि सिस्टम में हम ये दो फोर्सेस लगा रहे, बोथ आर सेम थी, इन दोनों के इक्विवेलेंट तो ये आ गया। अब फिर से दो फोर्सेस दो सिस्टम में कितने फोर्सेस बच गए, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तो हम निकाल सकते हैं यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। तो अब वो F3 और R1 में से कहीं से पास करता हूँ, R2, तो इसका मतलब सिस्टम अब किस में से रिड्यूस हो गया, F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या था, R1, तीन फोर्सेस थे हमारे पास, F1 और F2 किसके इक्विवेलेंट आ गए, R1 के, R1 और F3 के इक्विवेलेंट कौन आ गया, R2। इसका मतलब सिस्टम तीन फोर्सेस किसके इक्विवेलेंट आ गए, सिंगल फोर्स के, R2 के। इस तरह से तीन से ज्यादा भी कितने फोर्स होंगे, so we can reduce the system of forces which passes through a single point to a single force, single resultant force। तो ये तीन के लिए था, ऐसे मल्टी कितने भी होंगे हमारे पास, मल्टी फोर्सेस होंगे, तो वी कैन रिड्यूस देम इनटू ए सिंगल फोर्स यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ। तो अब हम पैरेललोग्राम लॉ से पहले हम आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालते हैं। तो लेट P एंड Q बी टू फोर्सेस, P और Q दो फोर्सेस हैं हमारे पास, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। तो ये तुम्हारे पास पूरी ऐसे ही लिखना है हमने लैंग्वेज में कि लेट P एंड Q विद द टू फोर्सेस व्हिच passes through the common point O, then make a parallelogram, suppose P represented by the side OA and Q represented by the side OB। make a parallelogram with sides OA and OB as the two adjacent sides। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना ली जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स जो होंगी वो OA और OB होगी। अब हमारे पास लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन P एंड Q। तो कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन लेके चल रहे हैं, P और Q फोर्सेस का नाम रखेंगे हम, लेट P एंड Q बी टू फोर्सेस acting at a point O and let alpha be the angle between them। दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो अल्फा नाम रखा। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन देने जा रहे हैं हम। फॉर्मूला जो डेवलप करेंगे वो P, Q और अल्फा में डेवलप करेंगे। तो P का मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट मीन्स कि मान लो P का मैग्नीट्यूड जो है, फोर्सेस को हम वेक्टर से लिख रहे हैं, सपोज दिस इज द वेक्टर, और मैग्नीट्यूड को हम सिंपल नाम देंगे P और Q के मैग्नीट्यूड का नाम देंगे हम सिंपल Q। तो वेक्टर के बिना जब P लगाया जा रहा है दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट हमने निकाल के दिखाने हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज रिजल्टेंट की डायरेक्शन। लेट by the parallelogram law the diagonal OC represents the resultant of P and Q। तो OC जो डायगोनल बनेगा वो रिजल्टेंट बनेगा किसका, यानी कि P प्लस Q दैट इज इक्वल टू R। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आया दैट इज गिवन बाय द डायगोनल। अब हमारे पास करना क्या है, अब ये दोनों एंगल कि P और Q जो है वो या तो एक्यूट एंगल बना रहे, 90 से कम बना रहे, या फिर ऐसा हो सकता है कि P और Q के बीच में जो एंगल हो वो 90 से ऊपर है, इस तरह का कि ये P फोर्स है
ये क्यू फोर्स है, हमारा जो अल्फा है वो एक्यूट नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। फिर से लेकिन डायगोनल जो बनेगा दैट विल गिव योर रिजल्टेंट। तो अब दोनों ही केसेस में हम करेंगे कि रिजल्टेंट इस केस में कितना आएगा, रिजल्टेंट उस केस में आएगा कितना आएगा, और दोनों सेम होंगे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले केस में जहां मेरा एक्यूट एंगल बन रहा है, सेम हम डिटो सेम वहां पर करेंगे नेक्स्ट फिगर में। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पी की एप्लीकेशन, पी को एक्सटेंड कर दिया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन द लाइन ओ ए एक्सटेंडेड लाइन पर हमने ओ ए को एक्सटेंड करना पड़ा हमें ताकि सी डी परपेंडिकुलर आए। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन द लाइन ओ ए एक्सटेंडेड या एक्सटेंशन ऑफ ओ ए on the line OA on the extension line of OA. So this is the draw. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से फिर से एक सी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज सी डी, नाम वही रखेंगे। अब हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो ओसी की जो लेंथ है वो हमें क्या देगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और ओसी आर जो है वो हमने डिफाइन कर दिया कि ओसी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, डायरेक्शन निकालनी है तो हम किसी फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हम मेजर कर लेंगे। तो लेट ओसी मेक एन एंगल थीटा विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी। तो थीटा जो है वो, थीटा इज द एंगल, ये भी स्टैंडर्ड लेके चल रही है, थीटा इज द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद फोर्स पी फोर्स के साथ इतना एंगल बनाएगा। थीटा चाहिए हम इधर लिखिए, चाहिए हम इधर लिखिए। ओसी हमारे पास आर के इक्वल है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए इन द ट्रायंगल ओसीडी। तो अगर मुझे ओसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट वुड बी ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। सेम यहां पर भी कि अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है, दैट वुड बी ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। यहां पर कितनी ही बनेगी, ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का। अब निकलेगा क्या हमारा ओडी और ओसी, ओडी और ओसी कितना निकला। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल किस किस के बीच में, पी और क्यू के बीच में, तो ये हमारे पैरेलल साइड है, दिस इज आल्सो द सेम लेंथ एज क्यू, और ये फिर से पी वाली लाइन ही है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा, पी और क्यू के बीच में। तो ये पी की डायरेक्शन थी, ये क्यू की डायरेक्शन है, पी और क्यू के बीच में अगेन एंगल अल्फा, जिसको हम कोरेस्पोंडेंस एंगल भी कह सकते हैं। तो ये कितना बनेगा, 180 माइनस। सेम हम यहाँ पर कि अगर ये एंगल अल्फा है, फिर से ये एंगल होगा हमारा कितना, अल्फा, एंड दैट वुड बी 180 माइनस। तो 180 माइनस अल्फा हमारा एंगल है। हमने कौन से, अब ओडी निकालना है। ओडी कैसे निकाला जाएगा, ओडी इज इक्वल टू ओ ए प्लस एडी। ओ ए कितना है, जिसका मैग्नीट्यूड पी के इक्वल है। एडी कितना आएगा, एडी हम निकालेंगे इस ट्रायंगल से। एडी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ट्रायंगल एसीडी, राइट एंगल ट्रायंगल एसी। तो अगर हमें एक साइड पता हो, बाकी दो साइड्स निकाल सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर मुझे एंगल भी पता है। अल्फा पता है, एसी मुझे पता है, एसी इज इक्वल टू क्यू। तो अब एडी कैलकुलेट करना है, एडी ओवर एसी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज कोस अल्फा। तो एडी आ गया एसी कोस अल्फा, एसी इज क्यू, दैट इज क्यू कोस अल्फा। तो ये आ गया ओडी, दैट इज पी प्लस क्यू कोस अल्फा, ये निकल गया हमारा। फिर डीसी निकालना है, फिर से कौन सी ट्रायंगल लोगे, यही एसीडी। फिर से अब मुझे पहले बेस निकाला, हाइपोटेन्यूज पता था, अब परपेंडिकुलर निकालोगे, हाइपोटेन्यूज पता हो। तो डीसी ओवर एसी दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, डीसी आ गया क्यू साइन। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, दैट इज पी प्लस क्यू कोस अल्फा ओडी
एंड डी सी इज क्यू साइन अल्फा। ओडी की वैल्यू पुट कर दी, ओडी इज पी प्लस क्यू कोस अल्फा एंड डी सी इज क्यू साइन अल्फा। अब हम दूसरी साइड इधर से आए अगर हम, तो आर यहाँ पर है हमारे पास ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, लेकिन ओडी की वैल्यू इधर क्या है, ओ ए माइनस का ओडी। ओडी की वैल्यू ओ ए माइनस का एडी। ओ ए लेंथ कितनी है, पी के इक्वल, ए डी फिर से हमारे पास इस ट्रायंगल में ए सी डी में, तो ये हमारे पास क्यू के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू क्यू। तो अगर मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, एंगल पता है, तो बेस और परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं। तो ए डी ओवर ए सी दैट इज इक्वल टू ए डी ओवर ए सी, दैट मीन्स cos ऑफ 180 माइनस cos 180 माइनस अल्फा इज माइनस कोस अल्फा। तो ए डी आ जाएगा ए सी माइनस कोस अल्फा, ए सी इज क्यू, तो दैट इज माइनस क्यू कोस अल्फा। तो माइनस का क्यू कोस अल्फा, तो दैट वुड बी पी प्लस क्यू कोस। सेम जैसे वहां पर ओडी आया था हमारे पास पी प्लस क्यू कोस अल्फा। डीसी, डीसी निकालना हमें, डीसी ओवर एसी, डीसी ओवर एसी आ जाएगा साइन ऑफ, डीसी ओवर एसी साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा इज अगेन साइन अल्फा। तो डीसी आ गया, एसी की वैल्यू क्यू, क्यू साइन अल्फा, डीसी इज क्यू साइन अल्फा। तो ये दोनों चीजें सेम आ रही है, ओडी और डीसी जो यहाँ था वही आ रहा है, ओडी यहाँ पर पी प्लस क्यू कोस अल्फा, डीसी यहाँ पर क्यू साइन अल्फा, तो दोनों सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है दोनों साइड हमारी सेम आने वाली है, चाहिए अल्फा क्यू टू चाहिए अल्फा ट्यूस हो, तो वी वुड हैव द सेम रिजल्टेंट। तो अब हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करोगी तो कितना बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ अल्फा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास P और Q दो फोर्सेस हैं, दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो आएगी वही है। P फोर्स गिवन है, Q फोर्स गिवन है, दोनों के बीच में अल्फा गिवन है, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड बनेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ अल्फा। अब हम डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं। डायरेक्शन का मतलब कि हमारा रिजल्टेंट थीटा अगर एंगल बना रहा है P के साथ, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और हमारा जो रिजल्टेंट है इन दोनों लाइंस के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा रिजल्टेंट इससे बाहर निकल गया। तो P और Q हमारे पास है, रिजल्टेंट इसके बीच में है, तो थीटा हमारे पास यहाँ आएगा OA के साथ बनाया हुआ एंगल। तो OA के इधर नहीं है, OA के इधर है, तो ये ध्यान से हमारे पास R हमारे पास एंगल बना रहा है थीटा, थीटा की वैल्यू एलिवेट करने जा रहे हैं। तो टेन थीटा ट्रायंगल हम लेने जा रहे हैं OCD, राइट एंगल ट्रायंगल OCD, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है DC और बेस है हमारा OD। ये वही OD और DC है जो हमने यहाँ यूज किया था। OD वाज P प्लस क्यू कोस अल्फा एंड DC वाज क्यू साइन अल्फा। यही वैल्यू निकाली, दोनों उसमें सेम फिगर अलग अलग है, लेकिन OD और DC सेम आ रहा है। DC आ गया क्यू साइन अल्फा और OD P प्लस क्यू कोस अल्फा। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट इनवर्स क्यू साइन अल्फा ओवर P प्लस क्यू कोस ऑफ अल्फा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द थीटा, इनके हमारे पास एंगल निकल जाएगा। ये एंगल वो है जो R बना रहा है किसके साथ, P के साथ। अगर R Q के साथ एंगल बना रहा होता, अगर हमने ये नाम थीटा इसका रख रखा होता, तो यहाँ P और Q का रोल रिवर्स हो जाता। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आती है P साइन अल्फा Q प्लस P कोस अल्फा, अगर थीटा Q के साथ बनाता। तो अगर थीटा P के साथ एंगल बना रहा है, तो यहाँ Q से शुरू करना है, Q साइन अल्फा P प्लस Q कोस ऑफ अल्फा। तो अगर हमारे पास ये नोन है, सपोज थीटा हमने निकाल दिया, तो ये एंगल वैसे ही निकल जाएगा अल्फा माइनस थीटा करके। दोनों के बीच में एंगल कितने हैं, अल्फा, ये थीटा, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, अल्फा माइनस थीटा। तो अगर एक एग्जांपल लेके चले हम कि सपोज P और Q दो फोर्सेस हैं, P का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, Q का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन या कुछ और भी, और दोनों के बीच में एंगल है सपोज 60 डिग्री। तो हमने रिजल्टेंट निकाल के दिखाना है। तो रिजल्टेंट वुड बी P स्क्वायर, चलो इसको हम 10 न्यूटन की बजाय 5 न्यूटन लें, दिस इज 5 का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2p Q कोस ऑफ अल्फा, अल्फा इज 60। इसको सिंप्लीफाई करोगे
we would get r. Tangent theta, direction निकालनी, theta निकालना हो, theta is angle which the resultant makes with p. This is q sin alpha over p plus q cos of alpha. तो q की वैल्यू हमारी 5 sin 60, p की वैल्यू 10 cos of 60. तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दी एंड वी विल गेट टेंजेंट थीटा. अगर टेंजेंट थीटा एक नॉन क्वांटिटी आ रही है, सपोज 1 आ गया, तो थीटा की वैल्यू 45. टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, थीटा आ गया 30 डिग्री. तो अगर नॉन आ रही है तो हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, अगर नहीं आ रही तो हम यहीं पर ही करके छोड़ देंगे. थीटा इज टेंजेंट इनवर्स दिस पॉइंट. सो दिस वुड बी योर आंसर. तो हमने निकाला अगर दो फोर्सेस हैं पी एंड क्यू, दोनों के बीच में एंगल, दोनों सेम ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. पहले तो ये कंडीशन कि दोनों सेम पॉइंट के ऊपर एक्ट करते हुए होने चाहिए, और फिर साथ में दोनों के बीच का एंगल अगर हम पता हो तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं. रिजल्टेंट के साथ वो रिजल्टेंट निकलेगा और उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अब हम इसी की ही कुछ क्रोलरीज करेंगे, पर्टिकुलर केसेस करेंगे हमारे पास जहां फोर्सेस के ऊपर कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होंगी या एंगल के ऊपर कुछ कंडीशंस गिवन. तो अब हमने देखा कि अगर P और Q दो फोर्सेस हैं एक्टिंग एट ए पॉइंट और अल्फा जो है बिटवीन P और Q के बीच में एंगल है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन हो जाएगी. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस क्वांटिटी से मिलेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा पूरे का स्क्वायर रूट, और डायरेक्शन जो होगी टेंजेंट थीटा से मिलेगी q sin अल्फा ओवर p प्लस q cos ऑफ अल्फा. वे थीटा हमें ध्यान रखना है कि थीटा एंगल है किसके बीच में, r और p के बीच में. अब हम क्रोलरीज करने जा रहे हैं कि पहला पर्टिकुलर केस जब हमारा दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाए, कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा कि अल्फा π/2 हो जाए, कि हमारे पास दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर है. सेकंड केस करेंगे जब हमारे पास दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हो जाए, कि अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, P ग्रेटर देन Q. P ग्रेटर देन Q कि एक फोर्स दूसरे फोर्स से बड़ा है, तो रिजल्टेंट कितने एंगल से इंक्लाइंड होगा किसी, यानी कि हमारे पास कि दो फोर्सेस है जिसमें से एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है. इट मीन्स हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो डायरेक्टेड ज्यादा इंक्लाइंड होगा, ज्यादा झुका हुआ होगा किसकी तरफ, ज्यादा इफेक्ट किसकी तरफ होगा, P की तरफ. कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एक ज्यादा फोर्स से खींच रहा है, एक कम फोर्स से खींच रहा है, तो हमारे पास जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो P के टुवर्ड्स आएगा, कि ज्यादा झुकाव P की तरफ होगा उसका. वो हम प्रूव करेंगे. सेकंड हमारा लास्ट में हमारा कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, कि P और Q अगर हमें गिवन हो कि अल्फा कितना होना चाहिए कि रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, कि किस डायरेक्शन में हमारे पास दो फोर्सेस को लगाना चाहिए कि हमारा इफेक्ट जो हो, जो सिंगल फोर्स का इफेक्ट हो वो हमारा मैक्सिमम हो जाए और इसी तरह से मिनिमम हो जाए. तो हम ये 5 केसेस करेंगे. तो पहला हमारे पर्टिकुलर पहला केस लेके चल रहे हैं अल्फा π/2. अल्फा अगर π/2 है देन कि दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा. 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास दोनों फोर्सेस के बीच में. तो इट मीन्स हमारा जो पैरेललोग्राम बनने वाली वो रेक्टेंगल बनने वाली है, रेक्टेंगल. तो डायगोनल बनेगा रेक्टेंगल का ये. तो अब हमें रिजल्टेंट किसके बराबर निकलेगा, अगर दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हो जाए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ π/2. cos π/2 इज 0, तो ये बनेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. तो ये यहाँ से देख भी सकते हो, ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है. दिस इज p का स्क्वायर, दिस इज अगेन q, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट. टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट थीटा विल बी q sin अल्फा, q sin 90, p plus q cos अल्फा, cos 90, cos 90 0, sin 90 1. तो ये क्या बचेगा q ओवर p. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स q ओवर. तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, ये थीटा आ गया. तो अल्फा अगर 90 है तो थीटा निकाल सकते हो और r की वैल्यू क्या आ जाएगी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का अंडर रूट. तो नेक्स्ट अब इसी तरह से हम केस करेंगे जहां मेरा p और q बराबर. नेक्स्ट क्रोलरी लेके चल रहे हैं हम जहां हमारे दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर हो जाए, P इज इक्वल टू Q. तो जब P Q बराबर होगा तब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, और ये हम डायरेक्टली आगे आने वाले एक्सरसाइज में डायरेक्टली भी यूज कर लेंगे. व्हेन टू फोर्सेस आर सेम तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी. दिस इज P स्क्वायर, Q की वैल्यू भी P है, तो इस फॉर्मूले में Q और P इक्वल पुट कर दिए. दिस इज P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P इंटू P cos ऑफ अल्फा. तो ये कितना बना, दिस इज 2P स्क्वायर, ये भी 2p स्क्वायर cos ऑफ अल्फा. 2p स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया. दिस इज 2p स्क्वायर 1 प्लस cos अल्फा. 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू हमें पता है, दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ 2 थीटा होते हैं, यहाँ थीटा हो जाते हैं.
तो यहाँ अल्फा है, तो दैट वुड बी 2p स्क्वायर 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 2 गुना 2 4, तो स्क्वायर रूट से बाहर आके 2, दिस इज p cos स्क्वायर, स्क्वायर रूट से खत्म, दिस इज cos अल्फा बाय 2। तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो आएगी अगर p और q इक्वल हो जाए, दैट वुड बी 2p cos अल्फा बाय 2। अल्फा इज द एंगल बिटवीन p एंड q और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर आते ही हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू जो आ जाएगी। इन दैट केस थीटा कितना आएगा अगर p और q इक्वल हो जाए, कि हमारे पास दो फोर्सेज हैं कि ये जितना यूनिट है उतना ही यूनिट यहाँ पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम, तो दैट वुड बी रोम्बस। ठीक है, तो चारों साइड बराबर आ जाएंगे, रोम्बस बनेगा हमारे पास। टेंजेंट थीटा कितना आया, q साइन अल्फा, यानी कि q की जगह पे p साइन अल्फा, p प्लस p कोस अल्फा। तो यहाँ p न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन अल्फा ओवर 1 प्लस कोस अल्फा। फिर से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर, 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, और यहाँ क्या लगाया 1 प्लस कोस 2 थीटा का, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो एक कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट अल्फा बाय 2 आ जाएगा। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बाय 2। कि अगर हमारे दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है और उन दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास 2p cos अल्फा बाय 2 होगा। और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बाय 2 एंगल बनाएगा विद p, अल्फा बाय 2, यानी कि बाइसेक्ट करता हुआ हमारा डायगोनल होगा। रोम्बस में तुम्हें पता भी है कि डायगोनल जो होंगे हमारे पास एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ आता है। तो ये अल्फा था, तो ये दैट वुड बी अल्फा बाय 2। यहाँ पर भी क्या होगा, मिड फॉर्म, यानी कि बिल्कुल मिडल सेक्टर से पास करता हुआ हमारा जो आएगा वो डायगोनल होगा और रिजल्टेंट उसी से आएगा। तो यहाँ से हमें थ्रू रोम्बस की प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं, बट थ्रू कैलकुलेशन हमने देखा कि अगर p और q बराबर है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2p cos अल्फा बाय 2 एंड डायरेक्शन विल बी द बाइसेक्ट करता हुआ एंगल। नेक्स्ट जब हमारे पास अगर p ग्रेटर देन q हो जाए, अगर p ग्रेटर देन q है तो ये हमें पता है कि अगर कोई मैग्नीट्यूड ही बड़ा है तो रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका हुआ ज्यादा होगा, p की तरफ झुका हुआ ज्यादा होगा या q की तरफ झुका हुआ ज्यादा होगा। q की तरफ झुका हुआ ज्यादा होने का मतलब हमारे पास इधर इफेक्ट ज्यादा आएगा, इधर इफेक्ट कम आ रहा है, यानी कि हम तो रिजल्टेंट जो आएगा इधर झुका हुआ ज्यादा है, दैट मीन्स इफेक्ट हमारा p का ज्यादा होगा, इधर झुका हुआ ज्यादा है, दैट मीन्स इफेक्ट q की तरफ ज्यादा होगा। तो अगर p का मैग्नीट्यूड ज्यादा है q से, तो हम क्या निकाल के देख रहे हैं, इफ p इज ग्रेटर देन q देन मीन दोनों साइड हमने p, तो अगर p ग्रेटर देन q है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों साइड q cos अल्फा ऐड कर दिया, ये इस तरह का बनाने जा रहे हैं, दोनों साइड q sin अल्फा से डिवाइड कर दिया। ये रेसिप्रोकल करके निशान उल्टे हो जाएंगे हमारे पास, ग्रेटर देन किस में बदल जाएगा, लेस में, q sin अल्फा p प्लस q cos अल्फा, और दिस इज लेस देन q sin अल्फा ओवर q प्लस q cos अल्फा। q कैंसिल कर दो इस साइड से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, ये क्या आया, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास, दिस इज लेस देन q कैंसिल करने के बाद sin अल्फा ओवर 1 प्लस cos अल्फा। इधर से जब खोलोगे 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, और इधर से 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, एक cos कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज टेंजेंट अल्फा बाय 2, टेंजेंट अल्फा बाय 2, टेंजेंट थीटा इज लेस देन टेंजेंट अल्फा बाय 2, दैट मीन्स थीटा इज लेस देन अल्फा बाय 2। दैट मीन्स अगर p ग्रेटर देन q है, p ग्रेटर देन q है, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा, अगर बीच वाला हमारे पास अल्फा बाय 2 है तो थीटा की वैल्यू अल्फा बाय 2 से कम होगी, कि अल्फा बाय 2 तो मिडिल पॉइंट है हमारे पास, मिडिल पॉइंट इन दोनों का मिडिल पॉइंट, और थीटा जो होगा वो अल्फा बाय 2 से कम, मीन्स इट इज डायरेक्टेड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स p, अगर p ग्रेटर देन q है तो बीच में से पास कर रहा है, इनकी ये बीच वाला पॉइंट है, दैट इज अल्फा बाय 2, ये भी अल्फा बाय 2, लेकिन थीटा की वैल्यू अल्फा बाय 2 से कम है, इनकी किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, p की तरफ, अगर p ग्रेटर देन q है तो। नेक्स्ट करोलरी में हम आ रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू ऑफ r कितनी होगी।
आर है हमारे पास, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा और मैग्नीट्यूड मिनिमम कब होगा, क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos अल्फा। अब आर इज मैक्सिमम कि एंगल कितना होना चाहिए, हम एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं, अल्फा कितना होना चाहिए कि आर मैक्सिमम हो जाए और आर मिनिमम हो जाए। अल्फा कितना होना चाहिए कि दो फोर्सेस के बीच में कितना एंगल होना चाहिए कि हमारा जो रिजल्टेंट हो वो मैक्सिमम हो, और अल्फा कितना होना चाहिए कि हमारे पास रिजल्टेंट जो हो वो मिनिमम हो। आर इज मैक्सिमम, पी और क्यू तो मैग्नीट्यूड है, एंगल के ऊपर हम कह रहे हैं कि एंगल कितना होना चाहिए, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अल्फा के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि आर कितना है। आर इज मैक्सिमम व्हेन cos अल्फा इज मैक्सिमम, और cos अल्फा मैक्सिमम कब होते हैं, जब cos अल्फा 1 होता है, दैट मीन्स अल्फा 0। इट मीन्स जब दो फोर्सेस के बीच का एंगल 0 होगा, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं दोनों फोर्स, पी भी इधर से और क्यू हमारा ये था, लेकिन Q और P के बीच में एंगल 0 हो जाए, दैट मीन्स Q भी यहीं आ जाए, P भी इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, Q भी इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, दोनों यहीं इसी लाइन के होंगे, तब हमारे पास R की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कितनी आएगी, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos अल्फा, तो मैक्सिमम 1 है, तो ये दिस इज 1, ये बनेगा p प्लस q का होल स्क्वायर, और फिर से स्क्वायर रूट खत्म, तो p प्लस q। तो मैक्सिमम वैल्यू कि अगर दोनों फोर्सेस यहीं से पास कर रहे हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू जो आ जाएगी वो p प्लस q। दिस इज अ मैक्सिमम में हमारे पास जब रिजल्टेंट आ सकता है कि अगर दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम ही हो और सेम पॉइंट से पास करता होगा। नेक्स्ट आर मिनिमम कब होगा, आर इज मिनिमम व्हेन cos अल्फा इज मिनिमम। cos अल्फा मिनिमम कब होगा, और cos अल्फा मिनिमम मींस cos अल्फा की वैल्यू -1, अल्फा इज 5 कि 180 का एंगल हो जाए, एक ही पॉइंट से पास करना है, एक इधर जा रहा है, अब Q इधर था तो हमारे पास एंगल अल्फा था, अगर Q इधर जाएगा तो 180 का एंगल, तो एक ही पॉइंट से पास करते हुए, O पॉइंट से पास करते हुए हमारे पास दो फोर्सेस, एक P इधर Q इधर, दोनों के बीच में एंगल 180 का, तो R मिनिमम होगा। मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, cos अल्फा की मिनिमम वैल्यू -1, तो ये -1 पुट कर दिया, -2, so this would be p minus q का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से कैंसिल, दिस इज p minus q। तो ये हमारे पास p minus q, अगर p का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो p minus q, अदरवाइज इसको यूं भी लिख सकते हो, दिस इज p minus q, मैग्नीट्यूड लेने जा रहे हैं तो दैट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव क्वांटिटी, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो हमारे पास q माइनस p आ जाएगा अगर q का मैग्नीट्यूड बड़ा है, मॉडुलस डाल सकते हैं यहाँ पर, दैट मींस p माइनस q का मॉडुलस। तो ये हमारी करोलरीज थी, कुछ एक इसी के ऊपर पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज और एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।